Today we will discuss the chapter on deduction, important chapter in income tax. Deduction under section chapter 6A वो डिडक्शंस हैं जो आपको टोटल इनकम में से घटाई जाती है, और ये जो डिडक्शन है कैपिटल गेन हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड और लॉटरी इनकम और हॉर्स रेसिस की जो इनकम है उनको छोड़ के बाकी सारी इनकम्स पे आपको अवेलेबल होती है। किसी भी टाइप की आपकी इनकम हो, आप उस इनकम में से ये डिडक्शंस ले सकते हैं। ये डिडक्शन आपकी सेक्शन 80C से लेके 80U तक दी हुई है। 80C में सबसे पहले आपको डिडक्शन मिलती है, और ये डिडक्शन मिलती है दो टाइप के टैक्स पेयर्स को, जिसमें होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ। दो एलिजिबल है, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 80C में इन दो टाइप के टैक्स पेयर्स को डिडक्शंस मिलती है। 80C में डिडक्शंस क्या क्या आती है, उसकी अपर लिमिट क्या है, अप टू 150,000 1,50,000 तक डिडक्शन मिलती है 80C, 80CCC, 80CCD1 और 80CCE। इन सभी सेक्शंस में मिला के कुल मिला के टोटल 1,50,000 रुपये की डिडक्शन आप अपनी इनकम में से ले सकते हो, जिस पे टैक्स लगने से पहले जो आपकी टोटल इनकम आती है उसमें से ये घटाने के बाद जो इनकम बचेगी उस पर आपको टैक्स लगेगा। 80C में डिफरेंट अल्टरनेट हैं, जिनमें एग्रीगेट लिमिट आपकी क्या है 1.5 लाख रुपए है। सबसे पहले है 80C में सब्सक्रिप्शन नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है नाबार्ड, उसके नोटिफाइड बॉन्ड है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ बॉन्ड्स नोटिफाई कर देती है, क्योंकि नाबार्ड जो है उसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करे, और तरक्की नाबार्ड कब करेगा, जब उसको पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने नाबार्ड के बॉन्ड में लोग पैसा लगाए, इसके लिए क्या किया हुआ है, लोगों को लालच दिया हुआ है कि अगर आप नाबार्ड के बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। सेकंड है 5 ईयर टर्म डिपॉजिट इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। टर्म डिपॉजिट मीन फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट हम करवाते हैं वो 5 साल से ऊपर की अगर हम करवाते हैं, 5 साल या उससे ऊपर की, तो उसमें क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, उसकी 80C में डिडक्शन आपको मिलती है। उसमें 80C में आपको डिडक्शन मिलेगी 5 साल से ऊपर की। अगर एफडी में आप पैसा जमा करवाओगे तो उसकी आप क्या ले सकते हो 80C में। LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली हुई है तो उसमें जो प्रीमियम हम भरते हैं उस प्रीमियम की अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। प्रीमियम पॉलिसी किसके नाम ले, सेल्फ के नाम ले सकते हैं, स्पाउस के नाम ले सकते हैं, चिल्ड्रन के नाम, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मैरिड अनमैरिड, मेजर और माइनर, किसी भी टाइप का आपका चिल्ड्रन हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की यहाँ कि चिल्ड्रन कौन कौन सा होना चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, मेजर और माइनर। कई जगह आपको अलग तरीके से लिखा मिलेगा, इसमें सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिखा मिलेगा, तो ये चीज़ हर जगह आपको याद रखनी है कि चिल्ड्रन कौन कौन से इसमें होंगे। मैक्सिमम डिडक्शन इसमें कितनी है 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, आपको जो टोटल सम एश्योर्ड है, जितने की पॉलिसी आपकी है, उसके 20% के बराबर डिडक्शन मिलेगी। प्रीमियम अगर आपका होगा तो डिडक्शन मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने 20% क्यों किया गया है, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, टैक्स चोरी करने के लिए क्या किया लोगों ने, एक पॉलिसी ली 1 साल की 10 लाख की, और 1 साल में 10 लाख उसका प्रीमियम भर दिया। तब 10 लाख प्रीमियम भर दिया, 10 लाख की डिडक्शन ले लिया, अगले साल वो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, तो खराब कर दिया आपने। तो हमने क्या करें, कम से कम एक बार अगर पैसा लगाओ तो 20% नहीं, 5 साल में आपका प्रीमियम पूरा होगा। तो 5 साल तक तो पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने 20% की लिमिट लगाई है कि प्रीमियम आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% हो सकता है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2000 मैक्सिमम डिडक्शन इज 10% समझ। इसके बाद 20% में भी गवर्नमेंट को लगा कि लोग काफ़ी गड़बड़ करने लगे कि करोड़ की पॉलिसी ले ली, 5 साल में उसको 20% करके भर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस का फ़ायदा मिला। तो गवर्नमेंट ने इसको कम करके क्या कर दिया, 10% कर दिया, कि मैक्सिमम आपके जो सम एश्योर्ड है उसका कितना कर सकते हो, 10%। इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013 मैक्सिमम डिडक्शन इज 15%। सम एश्योर्ड पॉलिसी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेफर टू सेक्शन 80DU से 80DD।
1/4/2013 को गवर्नमेंट ने एक और इसमें अमेंडमेंट्स किया। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप किसके नाम लेते हो, 80U और 80DD में हैंडीकेप पर्सन जो है उनके नाम से कोई पॉलिसी, आपके घर में कोई हैंडीकेप है और अगर आप उसके नाम से पॉलिसी लेते हो तो गवर्नमेंट चाहती है कि हैंडीकेप जो है उनको प्रोटेक्शन मिले, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको बढ़ाना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को लालच दिया कि उनके नाम अगर पॉलिसी लोगे तो सम एश्योर्ड का 10% की बजाय कितना कर सकते हो, 15% तक आप डिडक्शन ले सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुशन। प्रोविडेंट फंड क्या है, सुपरएनुशन फंड क्या है, ये मैंने पिछले बार आपको सैलरी के चैप्टर में अच्छे से कराए थे कि बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पैसा इकट्ठा करने के लिए जो फंड है उनमें 6 ईयर NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 इनिशियल ईयर्स। 6 ईयर NSC में क्या होता है, पहले 5 साल का जो एक्रूड इंटरेस्ट है जितना इन्वेस्ट करोगे और पहले साल के 5 साल के एक्रूड इंटरेस्ट उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। 6 ईयर NSC क्या है, 6 ईयर NSC में अगर आपने 10,000 रुपये लगा दिए तो क्या होता है कि जितना एक साल का इंटरेस्ट बनेगा वो अगले साल उसकी वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, उसी से दोबारा NSC खरीद के पोस्ट ऑफिस आपके खाते में जमा कर देगा। इसलिए ये माना जाए कि जितना इंटरेस्ट आया उसकी आपने और एनुअल इन्वेस्टमेंट जो की है वो उसके अंदर लगाई है, इसलिए उस इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट जो है उस अक्रूड इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेगी, अगले साल फिर डिडक्शन मिलेगी। लेकिन छठे साल के इंटरेस्ट की आपको, यहाँ 6 साल के होते हैं लेकिन छठे साल के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि 6 साल बाद जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उस टाइम आपकी जो NSC है वो मैच्योर हो जाएगी और आपको सारा पैसा जो है आप विड्रॉ कर लोगे, वो दोबारा रीइन्वेस्ट नहीं। इसलिए पहले 5 साल के इंटरेस्ट पे तो आपको डिडक्शन मिलेगी लेकिन छठे साल के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हालांकि NSC की टोटल टर्म जो कितनी होती है वो 6 साल है। ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन। फुल टाइम एजुकेशन का मतलब है स्कूल में आपने रेगुलर एडमिशन बच्चे को दिया हुआ है और उसमें बच्चे की जो ट्यूशन फीस, आपकी जो टोटल फीस होती है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है ट्यूशन फीस का, उसकी स्लिप अगर आप लगाते हो तो उसमें भी आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है ATC में। 15 ईयर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सेल्फ स्पाउस से चिल्ड्रन के नाम अगर आप पैसा जमा करवाते हो तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है। डेट ऑफ क्लियरिंग चेक इज कंसिडर्ड एज डेट ऑफ पेमेंट। ये अगर आप इसकी पेमेंट चेक से करते हो ना तो चेक की पेमेंट जो है वो आपको 31 मार्च से पहले उसकी क्लियरिंग हो जानी चाहिए, यानी कि चेक की पेमेंट कब मानी जाएगी, जिस दिन वो कंपनी चेक लगाए, बैंक चेक लगाएगा और फिर बैंक क्लियरेंस से क्लियर होकर पैसा बैंक के खाते में आ जाएगा तब आपकी पेमेंट मानी जाएगी। यानी कि अगर आपने 28 मार्च को चेक दे दिया और 3 दिन उस चेक को क्लियर होने में 31 मार्च या 1 अप्रैल को वो चेक अगर पैसा कलेक्ट होता है तो आपको उसकी डिडक्शन उस साल में नहीं मिल पाएगी, अगले साल मिलेगी। इसलिए चेक से अगर पैसा देना हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसको टाइमली देना चाहिए ताकि वो क्लियरेंस हो जाए 31 मार्च से पहले। मैक्सिमम सीलिंग क्या इतनी है, 1,50,000 रुपये की। पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ओनली प्रिंसिपल कंपोनेंट। ये अगर हाउसिंग लोन अगर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ, तो उसके लिए कॉस्ट परचेज इसकी डिडक्शन मिलेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बनाते हो तो उसके ऊपर जितना पैसा खर्च करते हो उसकी भी आप डिडक्शन ले सकते हो। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आपने लिया है उसको रीपेमेंट का, तो उसमें से 2 टाइप की पेमेंट होती है, एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होती है। तो जो प्रिंसिपल की अमाउंट की पेमेंट होती है उसके डिडक्शन सेक्शन 80C में हम ले सकते हैं 1.5 लाख रुपये तक की। और इंटरेस्ट की पेमेंट है जो सेक्शन 24 में B में आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नेगेटिव इनकम 2 लाख रुपये तक की डिडक्शन हम उसमें ले सकते हैं। नोटिफाइड यूनिट ELSS एम्प्लॉय लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ UTI म्यूचुअल फंड या LIC की कोई इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है उसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो उसकी भी डिडक्शन 80C में मिलेगी। सब्सक्रिप्शन पोर्ट डिपॉजिट स्कीम बोर्ड को, इस तरह से हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे हमने नाबार्ड की बात की उस तरह तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बैंक है, कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया है, उसमें भी गवर्नमेंट चाहती है कि उसको भी पैसा मिले क्योंकि वो हाउसिंग डेवलपमेंट का काम करती है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग फैसिलिटी लोगों को मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने अगर हम हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक को पैसा देते हैं, उसके अमाउंट में पैसा लगाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट करते हैं उसमें, तो भी गवर्नमेंट हमें डिडक्शंस देगी 80C में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस में या बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें आप पैसा जमा कराते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो अभी मोदी सरकार ने खोला था गर्ल चाइल्ड के नाम से, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो खुलता है उसमें भी अगर आप 1.5 लाख रुपए तक पैसा जमा कराते हो तो आपको क्या मिलती है, 80C में डिडक्शन मिलती है। 80C की टोटल जो एग्रीगेट डिडक्शन है वो सभी एवेन्यू में से कितने में भी आप पैसा लगाते हो तो सबका टोटल मिला के 1.5 लाख की लिमिट होगी, हर अल्टरनेट की नहीं। 10-15 अल्टरनेट जो हमने किए हैं उनमें सब में कुल मिला के जितना मर्जी पैसा लगा दो लेकिन आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितने मिलेगी, 1.5 लाख की एग्रीगेट में।
80CCC में भी डिडक्शन मिलती है, वो इंडिविजुअल को मिलती है। क्या है? डिपॉजिट टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरर, कि अगर आप किसी पेंशन फंड में पैसा जमा करते हो, चाहे वो LIC का हो या किसी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का हो, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगी। 80CDD1 में भी आपको डिडक्शन मिलेगी। और कौन से टैक्स पेयर को मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी। किसमें मिलेगी? कंट्रीब्यूशन टू NPS नेशनल पेंशन स्कीम है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अप टू ग्रोस टोटल इनकम का 10% मैक्सिमम। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट कवर्ड इन ओवरऑल सीलिंग ऑफ 690C EE, जो 1.5 लाख की लिमिट है उसमें आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उस सीलिंग में नहीं आता, 1.5 लाख में उससे बाहर होता है। 80CCD1B इसमें है, इंडिविजुअल को मिलेगी कंट्रीब्यूशन NPS नेशनल पेंशन स्कीम में, डिडक्शन अवेलेबल टू असेसी वेदर और नॉट एनी डिडक्शन इज अलाउड अंडर 80CCD1। डिडक्शन 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन इसमें दी गई है कि अगर NPS में पैसा जमा कराते हो 1.5 लाख के अलावा, 1.5 लाख में चाहे आपने ली है या ना ली है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन आप ले सकते हो। मेडिक्लेम पॉलिसी, इससे नेक्स्ट सेक्शन आपके पास है सेक्शन 80D, जिसमें डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल और HUF दोनों को। और किस में मिलती, किस चीज़ की मिलती है? मेडिक्लेम पॉलिसी की। मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है? मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ GIC और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश, कि अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और हेल्थ स्कीम है, उसमें कैश की बजाय और किसी तरीके से पैसा जमा करवाते हो, पॉलिसी प्रीमियम भरते हो, कैश में प्रीमियम भरोगे तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन विदाउट एनी इंश्योरेंस हेल्थ, और अगर आपके घर में कोई वेरी सीनियर सिटीजन है, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ना लेकर के उसकी दवाइयों पे खर्चा करते हो, तो उसकी भी डिडक्शन 80D में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो वेरी सीनियर सिटीजन होते हैं उसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी, उनकी एज ज़्यादा होती है, वेरी सीनियर सिटीजन मतलब जो 80 साल से ऊपर की उम्र का है, और इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर क्या करती है, ऐसे लोगों की पॉलिसी नहीं करती, इंश्योरेंस नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि ये 80 साल का हो गया, पता नहीं कब मर जाए, तो वो रिस्क नहीं लेती। इंश्योरेंस टेकन ऑन हेल्थ ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट, इंश्योरेंस किसका ले सकते हो? अपना ले सकते हो, स्पाउस का ले सकते हो, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। देखिए यहाँ आपको याद रखनी है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन की लोगे तो नहीं ले चलेगा। एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एनीवन इज वेरी सीनियर सिटीजन, अगर वेरी सीनियर मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च करते हो तो। और पॉलिसी किसकी लेते हो? खुद की, स्पाउस की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। तो आपको 25,000 रुपये तक की डिडक्शन 80D में मिलेगी मेडिक्लेम पॉलिसी के रिलेशन, प्रीमियम के रिलेशन में। और या 30,000 कब मिलेगी? जब कोई सीनियर सिटीजन है, इफ़ एनीवन इज सीनियर सिटीजन, अगर आपके परिवार में जिस पे खर्चा किया है वो सीनियर सिटीजन है, तो ये कितना मिलेगी? 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। इंश्योरेंस टेकन ऑन हेल्थ ऑफ पेरेंट्स, फादर मदर वेदर डिपेंडेंट और नॉट, मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इफ एनी पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, ये अलग से है ऊपर वाले के अलावा। जो 25,000 ऊपर या 30,000 हमने किया था उसके अलावा अलग से है। इसमें क्या है कि अगर अपने माता पिता, चाहे वो आप पे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, उनके ऊपर आप अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी लेते हो, उसका प्रीमियम आप भरते हो, तो उस पर भी आपको 25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी। और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो कितना मिलेगी? 30,000 रुपये तक की डिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसी में एक अलग से आती है, ऊपर वाली जो 25,000 या 30,000 की लिमिट है उसी में ये शामिल होती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और सेल्फ स्पाउस पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेड बाई कैश पेमेंट रिलेटेड। इसमें कैश पेमेंट भी आप कर सकते हो। 5,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक क्या होता है? कई बार हम क्या करते हैं, रूटीन में अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं। रूटीन में अगर हम हमारा हेल्थ चेकअप करवाते हैं जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप प्रिवेंशन के लिए कि मुझे बीमारी ना लग जाए, इसलिए आप क्या करते हो, एक रूटीन हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। और उस रूटीन हेल्थ चेकअप की अगर पेमेंट कैश में भी कर देते हो तो इसमें ऊपर वाली में शामिल होगी ये 30,000 और या 25,000 की जो लिमिट्स हमने आपको बताई है। 5,000 रुपये तक की, यानी कि वहाँ पे अगर आपने 20,000 की प्रीमियम भरा है तो 5,000 रुपये ये जोड़ के आप टोटल 25,000 रुपये की क्या कर सकते हो, अलग से 5,000 रुपये की डिडक्शन लेके टोटल 25,000 रुपये की ले सकते हैं। हाउएवर द ओवरऑल क्वालिफाइंग लिमिट गिवन अबव रिमेन, यानी कि ओवरऑल लिमिट ऊपर वाली जो है वो 30,000 ही रहेगी, ये 35 नहीं होगी, 30 या 25 ही रहेगी। 30-25 में ही ये 5,000 रुपये आपका शामिल होगा। वहाँ कम पड़ता है, आपका प्रीमियम कम पड़ता है, तो 5,000 रुपये इसके आप रिडक्शन उसमें जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है 80DD। 80DD में रेजिडेंट को मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और HUF को मिलेगी।
मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। ये अगर आपका कोई डिपेंडेंट है और डिसेबिलिटी के वाला अपंग है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप खर्चा करते हो, उसके नाम पे LIC की स्कीमें जमा करवाते हो, और कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो डिपेंडेंट जो है ATU में कहीं डिडक्शन ना ले रहा हो, और स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी हो सकता है वो। फिक्स डिडक्शन है इसमें 75,000 रुपये की, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ऊपर की है तो उसके ऊपर 1,25,000। डिसेबिलिटी 80% से मतलब क्या है कि आपको डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट है। अगर वो उस पर डॉक्टर लिख देता है कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो 80% से ऊपर है तो वहाँ पे आपकी डिडक्शन का कितना हो जाएगा, 1,25,000। इसमें ये है कि फिक्स है डिडक्शन, कि अगर आपने अपने जो डिपेंडेंट है, हैंडीकेप पर्सन है, उसके ऊपर अगर आपने 1 रुपया भी खर्च किया है ना तो आपको डिडक्शन 75,000 रुपये की मिलेगी। और अगर 80% डिसेबिलिटी है तो आपके ऊपर आपने एक गोली भी उसको अगर दिलवा दी ना जुकाम की भी, तो भी आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, 1,25,000 रुपये की। फिक्स डिडक्शन है ये। नेक्स्ट है ATDD-B। ATDD-B में क्या होता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF है को मिलेगी ये। किस पे मिलेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज फॉर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर। कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं उनमें का इलाज के लिए अगर आप खर्चा करते हो तो उसकी डिडक्शन ATDD-B में मिलेगी। ATDD-B में डिडक्शन किस अमाउंट पे मिलेगी कि अगर आपका उसने इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ पैसा मिल गया तो जितना टोटल खर्चा आपने किया है उसमें से आप वो घटा दीजिए जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी की डिडक्शन आप ले सकते हो। अप टू 40,000 डिडक्शन होती है। लिमिट क्या है, 40,000 अप टू 60,000 इफ़ कोई सीनियर सिटीजन है तो। अगर कोई आदमी ऐसा है जो 60 साल के ऊपर की उम्र का है तो उसको कितनी डिडक्शन हो जाएगी, 40 की बजाय 60,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और अगर जिस पे खर्चा किया है वो वेरी सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से ऊपर की उम्र का है तो आपको ये डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 85,000 हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट है इसमें ATE की डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। किस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एज स्टडीज़ फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है किसके लिए, फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडी का मतलब क्या होता है, 10वीं से ऊपर की जो भी एजुकेशन आपकी है उसको हायर स्टडी कहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन होती है, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन है। किसके नाम लोन हो सकता है, सेल्फ के, स्पाउस के, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इन्वेंट दोनों के, मैरिड, अनमैरिड, मेजर और माइनर किसी टाइप का आपका चिल्ड्रन है उसके लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इसमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट आप पे करोगे उसके बराबर आप डिडक्शन ले सकते हो। ये कितने साल तक मिले, अवेलेबल 8 ईयर तक मिलेगी, बिगिनिंग फ्रॉम ईयर विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज बिगिन। इंटरेस्ट पेमेंट जिस दिन भी एजुकेशन लोन में क्या होता है कि जैसे आप लोन लेते हो उस टाइम आपको इंटरेस्ट नहीं होता। जितने साल की आपकी डिग्री होती है, जैसे 3 साल की अगर आपकी डिग्री है तो 1 साल आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलता है डिग्री करने के बाद, कि डिग्री करते ही आपको जॉब नहीं मिली तो आप हो सकता है जॉब तलाशने में आपको 1 साल लग गया तो 1 साल का टाइम आपको दिया जाता है। 1 साल में आप जॉब ढूंढ लीजिए, जब आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाए तब आप इंटरेस्ट पेमेंट करना। तो 1 साल के टाइम के बाद जब इंटरेस्ट शुरू होगा तब आपको डिडक्शन उस दिन से लेके अगले 8 साल तक जितना भी इंटरेस्ट आप भरोगे हर साल उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आप 80E में ले सकते हो। एनी स्टडीज आफ्टर पासिंग 10th इज इंक्लूडिंग वोकेशनल स्टडीज़। मैंने पहले ही बताया था कि हायर एजुकेशन क्या है, 10th के बाद कोई भी आप स्टडी करते हो वो हायर एजुकेशन होती है, उसमें वोकेशनल स्टडीज़ भी शामिल होगी। ATEE में इंडिविजुअल को मिलती है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेजिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, डिडक्शन सेल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, किन कंडीशन पे मिलेगी, अमाउंट लोन अप टू 35 लाख होना चाहिए, वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 50 लाख होनी चाहिए, और कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, वो एक ही हाउस प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये डिडक्शन आपको कितने मिलेगी, 50,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको उस हाउस लोन में मिलेगी। जो हाउस लोन पे क्या करोगे आप, इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, उस इंटरेस्ट पे 50,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको एनुअल मिलेगी। लेकिन नेक्स्ट है ATG में क्या होता है, डोनेशंस की डिडक्शन आपको मिलती है। इस टॉपिक पे आपको स्पेशल एक अलग से लेक्चर बनाया है, थोड़ा सा डिटेल में है
तो इसमें नेक्स्ट टाइम जो है एक अलग से लेक्चर में ATG की डिडक्शन का भेजूँगा, इसलिए इसको यहाँ पे मैं एक बार डोनेशंस, तो दान का पैसा हम करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को, उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, कितनी डिडक्शन मिलेगी, इस पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसके अलग से मैं स्पेशल लेक्चर आपको भेजूँगा, इसलिए एक बार इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद ATGG में क्या होता है, इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है, और किस में जो है रेंट पेड इन केस नॉन रेसिपेंट ऑफ HRA कि कई बार क्या होता है, हमेशा क्या होता है एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनको HRA नहीं मिलता, एक लमसम सैलरी मिलती है, जैसे उनको फिक्स सैलरी होता है कि 50,000 मिलेंगे, उसमें कितना HRA है, कितना DA, कितना बेसिक है, ये नहीं होता। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रेंट पेड तो करना पड़ेगा, किराए पे रहेगा, तो उसकी भी वो डिडक्शन ले सकता है। ऐसे एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन ATGG में मिलेगी। किस तरह से कैलकुलेट होगी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज डिडक्टिबल, क्या बोलेगा, रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ग्रोस टोटल इनकम जो है उसकी 10% GTI, एडजस्टेड GTI का मतलब है कि इस सेक्शन को छोड़ के बाकी सभी सेक्शंस की जो डिडक्शंस हैं वो घटाने के बाद जो इनकम आपकी बचेगी उसका 10%। 2,000 रुपये पर मंथ है, इसमें 5,000 लिखा हुआ है लेकिन अभी 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये पर मंथ और 25% एडजस्टेड GTI, इन तीनों अमाउंट्स में से जो कम होगा उसके बराबर आपको, यानी कि मान लो आपको 24,000 रुपये हो गया, 25% आपका 20,000 रुपये होगा, और रेंट पेड माइनस का डिफरेंस जो है आपको 10,000 आ रहा है, तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगी, 10,000 रुपये की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या है, पर्सन शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस एट प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह पे उसके पास कोई अपना घर नहीं होना चाहिए। से शुड नॉट एनी रेजिडेंशियल हाउस एट एनी अदर प्लेस एंड क्लेम बेनिफिट, और किसी दूसरी जगह पे उसका अगर कोई घर है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह वो क्लेम ना कर रहा हो, उसको किराए पे दे रखा हो उसने, तब यहाँ डिडक्शन ले पाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन ATGGA में क्या है, ऐसे SSC को डिडक्शन मिलती है जिसके PGBP की इनकम ना हो, अगर आपके पास PGBP की इनकम है तो आपको ATGGA में डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या है, सम पेड टू द फॉलोइंग, अगर किस की अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए आप कोई पैसा देते हो तो उसकी 100% सम पेड, जितना भी पैसा आप दोगे उसके 100% के बराबर आप डिडक्शन ले सकते हो। अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्ट अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस में रिसर्च करती हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, और जिसको आप पैसा देते हो तो उसके क्या कर सकते हो, 100% एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹2,000, 2,000 से ऊपर की पेमेंट सेल बी ओनली अलाउड डिडक्शन इफ सम इज पेड अदर देन क्रेडिट, या 2,000 रुपये से ज़्यादा किसी को पेमेंट करना है तो उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो आप थ्रू चेक या बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र से दोगे, चेक कैश में दोगे 2,000 से ऊपर तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी डिडक्शन लेने के लिए कैश में पेमेंट 2,000 तक ही अलाउड है, उससे ऊपर नहीं है। ATGGB नेक्स्ट सेक्शन है ATGGB, इंडियन कंपनी को मिलती है इसमें डिडक्शन, इंडिविजुअल को नहीं मिलती। इंडियन डोनेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टेड ट्रस्ट बोर्ड बाय एनी अदर देन कैश, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश के अलावा आप कोई डोनेशन देते हो तो उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो, जितने भी अमाउंट आप डोनेट कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टी को, आपको क्या मिलेगी, उसकी डिडक्शन मिलेगी। या कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट आप बनाया हुआ है, वो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, सेम है कि चंदा तो पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाना है, चाहे ट्रस्ट के थ्रू जाए या आप डायरेक्ट आप पार्टी को देते हो, तो जितना भी चंदा आप मर्जी दे दो उसकी डिडक्शन आप किस में ले सकते हो, ATGGB में ले सकते हो। ATGGC नेक्स्ट सेक्शन आपके पास है ATGGC। ATGGC में क्या होता है कि अगर कोई SSC अदर देन इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो भी है फंडेड बाय द गवर्नमेंट डोनेशन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टेड ट्रस्ट को कैश के अलावा किसी भी मोड से, तो जितनी अमाउंट वो डोनेट करेगा उतनी अमाउंट की डिडक्शन वो ATGGC में ले सकता है। ATGGA इसमें कोई भी SSC हो सकता है जिसमें डिडक्शन ले सकता है। एडिशनल वेजेस पे टू द न्यू वर्कमैन, न्यू वर्कमैन में न्यू रेगुलर वर्कमैन है, यानी रेगुलर वर्कमैन कौन से होते हैं, एज पर कानून जिनको 300 दिन से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट आप पूरे साल में देते हो उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू द बिजनेस कवर्ड बाई, वो किसको मिलेगी, उन बिजनेसेस को मिलेगी जो सेक्शन 44AB में कवर्ड है, और यानी कि ओनली फैक्ट्रीज़ को, यानी कुछ नया प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उन्हीं को डिडक्शन मिलती है। कोस्ट इनकर्ड ऑन एनी एम्प्लॉई हुज टोटल एम्प्लॉयमेंट आर लेस देन इक्वल टू 25 पर मंथ इज एडिशनल वेजेस, कौन से एम्प्लॉयज़ को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिसकी सैलरी जो है 25,000 रुपये से कम हो,
उनको अगर आप ऐसा एडिशनल जॉब दोगे तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगी। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 240, कम से कम उसको एम्प्लॉयमेंट के दिन दोगे। 30% एडिशनल वेजेस पेड, कितने डिडक्शन मिलेगी? 30% ऑफ एडिशनल वेजेस पेड, जितनी भी एडिशनल वेज आप पे करोगे, यानी जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी दोगे, सरकार नौकरी देना चाहती है लोगों की, इसलिए सरकार फैक्ट्रीज़ को क्या कहती है कि अगर आप जितने नए लोगों को कौन से को जिनकी सैलरी 25,000 रुपये तक की, अदरवाइज़ क्या करेगी कंपनी, एक ही आदमी मैनेजर रख लेगी, डायरेक्टर एक रखा, उसको 10 करोड़ सैलरी दी, 10 करोड़ का 30% ले लिया। नहीं, कहते जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने होंगे उतना ही गवर्नमेंट को फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ बड़ी स्मार्टली क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दी कि ऐसे आदमियों को नौकरी दोगे जिनकी सैलरी 25,000 रुपये तक की होगी, यानी 25,000 रुपये तक की गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की डिडक्शन लेनी है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देगी, तब उसको मिलेगी। तो 25,000 रुपये तक वाले जितने भी एडिशनल नए वर्कर रखोगे, पुराने वर्कर नहीं, नए वर्कर हम जो रखेंगे, न्यू वर्कमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, नए वर्कर हर साल जितने जोड़ोगे, उन वर्कर्स को जितनी सैलरी पे वेजेस पेड करोगे उसके 30% के बराबर आपको डिडक्शन 80JJAA में मिलेगी। नेक्स्ट है 80QBB, इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, किस लिए मिलती है? रॉयल्टी ऑफ ऑथर, अगर आप कोई बुक लिखते हो तो उसकी रॉयल्टी मिलती है। कॉपीराइट ट्रांसफर टू लमसम क्रिएशन, दो तरीके से होती है रॉयल्टी। एक तो क्या होता है कि जो बुक लिखता है वो क्या करता है, जो पब्लिशर होता है उसको कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है लमसम पेमेंट के लिए, कि एक बुक लिख दी, हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, आप हमें ये बुक दे दो और इसका कॉपीराइट दे दो। दूसरा होता है नोट, वो क्या करता है, कॉपीराइट ट्रांसफ़र नहीं करता, रॉयल्टी रिसीव करता है, कॉपीराइट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, रॉयल्टी रिसीव लमसम और अदरवाइज क्या होता है, रॉयल्टी 2 तरीके से मिलती है, एक तो लमसम में मिलती है, एक के पर पीस हिसाब से कि जितनी बिकेगी उसमें पर पीस में मुझे इतनी रॉयल्टी होगी। तो दोनों किसी भी तरीके से डिडक्शन इन केस टू रॉयल्टी रिसीव नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, जितनी बुक रिसीव की है उसकी 15% से ज़्यादा बुक जो रॉयल्टी होती है 15% तक रॉयल्टी आपको अलाउड होगी। इनकन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज 6 मंथ्स, अगर इंडिया में बाहर से आपको मिल रही है वो रॉयल्टी तो इंडिया में मिल रही है, तो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज 6 मंथ के अंदर जो विद इन 6 मंथ कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में है उसको बराबर रॉयल्टी मिलेगी। तो कितने डिडक्शन होगी? रॉयल्टी रिसीव लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख विच एवरेज लोअर, यानी मैक्सिमम कितनी डिडक्शन होगी इसमें 3 लाख रुपए की। और जो रॉयल्टी मिलेगी उस रॉयल्टी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, क्या घटा सकते हो, जितने खर्चे आपने किए हैं उसको बुक को लिखने में, वो घटाने के बाद जो बचेगा उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। 80RRB रेजिडेंट इंडिविजुअल, 80RRB में रेजिडेंट इंडिविजुअल रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, अगर आपने कोई पेटेंट करवा रहा है और उस पेटेंट को अगर किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए आप देते हो तो उसके रिसीव में जो आपको रॉयल्टी मिलेगी, तो उसमें रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपये यानी मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक की डिडक्शन आपको इसमें मिलेगी। 80TTA, 80TTA में क्या होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ में है डिडक्शन मिलती है। किसकी? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, कि आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 रुपये तक क्या होता है 80TTA में, उसके डिडक्शन हम ले सकते हैं, उसकी टैक्स नहीं लगेगा। 80U इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, इंडिविजुअल है जो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लिपिकॉर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रेडिएशन, मेंटल इलनेस है, तो उसको इसके लिए फिक्स डिडक्शन है 75,000 रुपये की, कि अगर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल मेंटल इलनेस में है तो वो अपनी इनकम में से क्या ले सकता है, फिक्स डिडक्शन ले सकता है 75,000 रुपये की। यानी कि इसकी डिडक्शन आपको एक ही जगह मिलेगी, या तो इंडिविजुअल जो है हैंडीकेप है अपनी इनकम में से 75,000 रुपये की ले ले, डिसेबिलिटी है 80% ज़्यादा तो 1,25,000 रुपये, या फिर 80D में पहले हमने जहाँ किया था कि डिडक्शन जो फिक्स डिडक्शन है 75,000 रुपये, अगर इसकी बीमारी पे आप खर्च करते हो, आपके ऊपर ये डिपेंडेंट है तो आप ले सकते हो, दोनों में से एक जगह इसकी डिडक्शन मिलेगी, या तो वो खुद ले ले 80U में, या फिर उसका वो पर्सन जो उसके ऊपर खर्चा कर रहा है वो ले ले। तो ये जो है डिडक्शन जो आपको जो है डिफरेंट 80C से 80U तक की, अब मैंने आपको इस आप तक जो है कवर हो गया। इस चैप्टर का ओवरऑल व्यू इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं है, वही बातें हैं जो मैंने अभी तक इस टेबल में आपको समझाई है, पूरे चैप्टर में पढ़ लेना। इसमें एक सेक्शन आपका बच गया है 80G जो मैंने आपको छोड़ा था, उसको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। इस चैप्टर तक इस वीडियो में जितने भी सेक्शंस मैंने आपको करवाए हैं उन सेक्शंस में किसी को कोई डाउट हो तो वो ग्रुप पे लिख के मेरे से इसको क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।